पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के हैं? तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ये तीन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बेसिस ऑफ वैलिडिटी के हिसाब से क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से, एंड बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी। तो सबसे पहले इसमें आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आज पढ़ेंगे क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, और फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और फिर और इन्फोर्सिबिलिटी के हिसाब से कितना टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो बाइंडिंग हो दोनों पे, बायर और सेलर दोनों पे बाइंडिंग हो और इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी हो, लॉ जिसको मानता हो, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे ये आस्क बी इफ यू वांट टू बाय हिज कार फॉर ₹50,000 एंड बी एग्रीज टू बाय बाइक। इट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, हेंस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? ये ने बी को बोला कि मैं तुम्हारा बाइक कर दूंगा 50,000 और बी भी एग्रीड हो गया। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना। और क्या इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी, एक इसमें कुछ भी इसको लॉ भी मानता है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। दूसरा क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कभी बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो वॉइड है, केसेस टू बी इन्फोर्सेबल, जो स्टार्टिंग से ही खारिज है, उसको अपने बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए कॉन्ट्रैक्ट विच केसेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। मतलब क्या है, केसेस टू बी इन्फोर्सेबल मतलब बन ही नहीं पाएगा, इसको लॉ ही, ठीक है, उस तरह कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोलते हैं। व्हेन इट केसेस टू बी इन्फोर्सेबल, दस a void contract is one which cannot be enforceable by court of law। इसको कोर्ट ऑफ लॉ के आगे इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मिस्टर एक्स एग्री टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर, सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन अ एक्सीडेंट, तो एक्स की मृत्यु हो गई, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो पाएगा? तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया, अब इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस है, कॉन्ट्रैक्ट को कौन फुलफिल कर पाएगा, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था उन्हीं का तो डेथ हो गया। दस द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट when when cannot be performed because of some uncalled happening becomes void। ठीक है, दूसरा क्या है, तो ऐसा चीज आपको ध्यान में रखना है जो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, वो जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, ठीक है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी द ओनर ऑफ द फैक्ट्री फॉर सप्लाई ऑफ 100 टन ऑफ शुगर, बट बिफोर द सप्लाई इज अफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब क्या हुआ, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 100 टन शुगर सप्लाई करेगा, लेकिन क्या हुआ, वहाँ उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो आग लगी तो सारा कुछ ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब वो सामान कहाँ से दे पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फिर फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो क्या हो गया, वॉइड हो गया, केसेस टू बी इन्फोर्सेबल हो गया। तो सिंपल से क्या हो गया, सिंपल अगर एक बात में बोला जाए तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, बट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग इट हैज टू बी कॉल्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एज ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाता है, ठीक है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल के रखे हैं। अब क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, एक पार्टी के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरे के लिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो इस दोनों के बीच में अगर क्या होगा, किसी के लिए वैलिड किसी के लिए वॉइड, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अगर कुछ ना किया जाए तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा,
और सामने वाला एग्रीड पार्टी अगर ऑप्शन ले लिया, एग्रीड पार्टी ने अगर क्या किया, एग्रीड पार्टी ने अगर एक्शन ले लिया तो फिर ये वॉइड बन जाएगा। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक पार्टी के लिए वैलिड है, दूसरे के लिए वॉइड है अगर एक्शन ले तो। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। फॉलोइंग आर द सिचुएशन वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाता है कब, when the consent of party is not free is caused by coercion, undue influence, misrepresentation, fraud। अब इन कारणों से अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बना है तो क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कोर्जन, ठीक है, मतलब डरा धमका के, अनडू इन्फ्लुएंस, कोई ऐसा पावर पे जो तुम्हारे ऊपर तुमसे जानबूझे काम करवा लिया, या फिर कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, कुछ फ्रॉड हुआ है, तो सामने वाला अगर एक्शन लेगा तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और कुछ भी एक्शन नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। इस दोनों का बीच को अपने जो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं वो हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। जैसे मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू सेल हिज स्कूटर टू वाई फॉर रुपीज 1 lakh। However, the consent of X has been produced by Y at a gunpoint. X is an aggrieved party. X is an aggrieved party and the contract is voidable at his option, but not on the option of Y. It means X accepts the contract and the contract becomes valid contract. Then Y has no option of rescinding the contract. इसका मतलब क्या हुआ, X ने प्रॉमिस किया सेल करेगा अपना स्कूटर 1 लाख में, लेकिन X का कंसेंट मतलब राजी नहीं था, उसको गन पॉइंट पर रख के उससे कॉन्टैक्ट किया गया था। ठीक है, अगर X कुछ भी एक्शन लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। और एक्स कुछ भी नहीं करता, जो एग्रीड पार्टी एक्स कुछ भी नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लॉ में। व्हेन अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन बट द अनदर person prevent him from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the first person। तो क्या यहाँ बोल रहा है, जब एक पर्सन प्रॉमिस किया अनदर पर्सन को, ठीक है, बट द अदर पर्सन प्रिवेंट हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, लेकिन दूसरा पर्सन क्या कर रहा है यहाँ पे, अपना प्रॉमिस को तोड़ रहा है, अपना प्रॉमिस जो भी किया था कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त वो तोड़ रहा है, तो क्या हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के हाथ में ये है कि कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो वो भी तोड़ दे और नहीं तो वैलिड मान ले, ठीक है। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर मान लो ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस आया, पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट करके रखे थे, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस को एक पार्टी मना कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा दूसरे पार्टी के एंड से। अगर दूसरा पार्टी मान जाता है तो वॉइड, नहीं माना तो वैलिड। तो इस तरह का ऑप्शन को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी टू सेल अ कार ऑफ ए टू बी फॉर रुपीज 2 लाख। ऐसा ही लोग कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ए ने सेल करेगा कार बी को 2 लाख रुपया में। ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ही आस्क बी दैट ही डज नॉट वांट टू सेल हिज कार। ये बोल रहा है मैं अपना कार बेचना नहीं चाहता हूँ जब ड्यू डेट आया, डिलीवरी का समय, ठीक है। हेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल ऑप्शन पे आ गया। क्यों, अगर बी मान जाता है ये का बात, ठीक है, मत सेल कीजिए, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर बी नहीं मानता है तो क्या हो जाएगा, उसको सेल करना पड़ेगा, फिर वैलिड हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन जब भी आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। तीसरा वॉइडेबल का ऑप्शन है टाइम से रिलेटेड है। स्पेसिफाइड टाइम में अगर बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए और नहीं कर पाए तो भी ये वॉइडेबल ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। हियर ए एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट हाउस ऑफ बी अप टू 31/3/2022
but he could not complete the house on that date. Here the contract is voidable at the option of B. तो यहाँ पे contract voidable है ऑप्शन ऑफ बी के हिसाब से। तो void और voidable में क्या डिफरेंस है? अगर सिंपल में बोला जाए तो क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट कीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कीजेस टू बी इन्फोर्सेबल रहेगा तो void कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और voidable कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर एंड अदर्स इज voidable कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिबिलिटी के हिसाब से ए void कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एट ऑल। दूसरा क्या है? इट इज इन्फोर्सिबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द एग्री पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। कॉज में क्या? ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज वाज नॉट फ्री। यहाँ पे कंसेंट अगर नॉट फ्री रहेगा तो voidable कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, राइट के हिसाब से क्या डिफरेंस है। फोर्थ है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो, जिसको लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, जिसको लॉ नहीं मानता हो, है ना। एंड द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट और उससे कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट को भी लॉ नहीं मानता हो। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड। इसका मतलब क्या है? कुछ भी जो क्रिमिनल नेचर हो, ऐसा कुछ भी हो जो इलीगल हो, जिसको लॉ नहीं मानता, उसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब एक वर्ड में क्या लिखो? ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड्स एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरली इलीगल। ये आपको पता है कि जितना भी इलीगल एग्रीमेंट है वो टूटने वाला है, खारिज होने वाला है, वॉइड ही होने वाला है, ठीक है, बनेगा नहीं। लेकिन बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरी इलीगल, इसका मतलब जितना भी वॉइड एग्रीमेंट है या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो दरकार नहीं को इलीगल हो। जैसे अपने वॉइड वाला में ये भी पढ़े थे कि एक्स ने वाई को डिलीवर करता सामान, ठीक है, और एक्स का गोडाउन में आग लग गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं हो पाया था, तो क्या हो गया था? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कोई इलीगल नहीं था। इसीलिए बोल रहा है कि ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल, मतलब सारा वॉइड एग्रीमेंट दरकार नहीं इलीगल हो, लेकिन जितना भी इलीगल है एग्रीमेंट सारा का सारा वॉइड है। तो इसके ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, ये अलग से क्वेश्चन इससे पूछ सकता है ICI। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे मान लो इफ आर एग्रीज विद एस टू परचेस ब्राउन शुगर, तो ब्राउन शुगर क्या है? इलीगल नेचर का है, तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, इलीगल हो जाएगा, क्योंकि ड्रग्स डीलिंग क्या है? मना है। तो एक बार डिफरेंस देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में क्या है। तो void एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल, अभी बताया था। एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज void, इलीगल एग्रीमेंट तो हरदम void ही होगा। नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, void एग्रीमेंट फॉरबिडन अंडर लॉ नहीं है, ये फॉरबिडन अंडर लॉ है। पनिशमेंट, पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ, पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट आर लायबल फॉर पनिशमेंट। Collateral agreement, it is not necessary that agreement collateral to void agreement may also be void, it may be valid also। इसका मतलब क्या है? इससे कनेक्टेड जो भी एग्रीमेंट है वो वैलिड भी हो सकते हैं, दरकार नहीं है कि void हो जाए। एन एग्रीमेंट कोलेटरल टू द इलीगल एग्रीमेंट आर ऑल्सो void, उससे जुड़ा हुआ कोई और एग्रीमेंट, उससे जुड़ा हुआ कोई और भी एग्रीमेंट, कनेक्टेड एग्रीमेंट, वो भी void माना जाएगा इलीगल वाले में। तो ये डिफरेंस है। अब लास्ट देख लेते हैं वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट क्या था? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है? वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस, सब्सटेंस तो सही था, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट और इन एब्सेंस इन राइटिंग, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो जाने के कारण, और फिर रिटेन में नहीं होने के कारण, और फिर बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से के कारण, वन और बोथ द पार्टीज कैन नॉट sue अपॉन, एक दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएंगे, इस कारण से इट इज डिस्क्राइब एज एन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे?
अनइन्फोर्सेबल मतलब सब कुछ ठीक था, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो गया और फिर जो कुछ रूल्स फॉलो नहीं हो पाया, इसके कारण एक पार्टी अब दूसरे पार्टी के ऊपर केस भी नहीं फाइल कर सकता है, तो क्या होगा, ये अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन 2018, ये ना सामान खरीदा बी से 2018 में, बट नो पेमेंट वॉज मेड टिल 2022, लेकिन अभी तक क्या हुआ, पेमेंट नहीं किया गया था। ए को पेमेंट करना चाहिए था, सामान खरीदा था बी से, तो लेकिन ए अभी तक पेमेंट नहीं किया। बी कैन नॉट सू ए फॉर पेमेंट इन 2022 एज इट क्रॉस द 3 ईयर एंड बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। अब लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि 3 साल के अंदर ही पेमेंट करना है, अब यहाँ पे 3 साल बीत गया, अब 3 साल के बाद भी पेमेंट नहीं कर किया ए, तो बी ए के ऊपर केस फाइल ही नहीं कर पाएगा, लिमिटेशन एक्ट में ऐसा लिखा हुआ। तो क्या था, यहाँ पे कुछ भी सारा कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ सही था, लेकिन ये इसके ऊपर केस कोई भी फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है, कि हमको पैसा चाहिए। ये गुड डेब्ट बिकम्स अनइन्फोर्सेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 years एज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। अगर कुछ भी किसी का भी डेब्ट है तो 3 साल के अंदर ही पेमेंट करना है, ये लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है। अगर आप नहीं पेमेंट करते हो, उसके ऊपर अगर कोई केस फाइल करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा। तो हम लोग ये तो पढ़ लिए, वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी के हिसाब से सारा पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट। अब ये पढ़ते हैं एक एक करके। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस मतलब जहाँ पे बोला गया हो, अब चाहे बोला वर्ड में गया हो चाहे राइटिंग में हो, ठीक है, तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, ऐसा कुछ तुमने काम ही किया जिससे कारण से कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब कोई एक्शन किया हो, अ कंडक्ट ऑफ पार्टीज और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन देम, ठीक है, सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मेड अदरवाइज देन इन वर्ड, ऐसा कुछ बोला भी नहीं गया हो लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। कैसे, बाय एक्शन, किसी ने कुछ ऐसा एक्शन नहीं किया है जिसको आपको, जिसपे ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एम्प्लॉयड हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, वेर ए कुली इन यूनिफॉर्म पिकअप ए लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट of the railway station without asking by A and A allows him to do so, it is implied contract. A must pay the services of the coolie detailed by him. तो समझ में आ गया यहाँ पे, अगर ए का लगेज कुली उठाया है तो ए अगर कुछ नहीं भी बोला फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और ए को पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्लाइड है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, अगर आप कॉफ़ी पीने गए हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट पे, तो ये अगर आप कॉफ़ी पी लिए तो आपके पास इम्प्लाइड है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए टैक्सी बुक किए हैं तो ये इम्प्लाइड है कि आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह को कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे सामने वाले ने कुछ ऐसा एक्शन नहीं किया हो जहाँ पे दूसरे सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट बनाने पे मजबूर हो गया हो। अब टैसिट कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। द वर्ड टैसिट मीन साइलेंट, मतलब टैसिट का मतलब क्या होता है, साइलेंट। द टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन, जहाँ पे कुछ बोला भी ना गया होगा और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऐसा क्या है, ऐसा जैसे कैश इज विथड्रॉन बाय